और बगैर हथियारों के लड़ाई के मुजाहरे हुए, जिनमें की एक सिपाही जख्मी हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शजायत और बहादुरी के इन मुकाबलों में जज्ब होकर रह गया था। उसे ऐसे ही बहादुर फौज की जरूरत थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान के कान में कहा, अगर इस फौज में इस्लामी जज्बा भी हो, मैं इसी फौज से भी सलीबियों को घटनों बैठा सकता हूं। अली बिन सुफियान ने भी मशूरा दिया जो उसने पहले दिया था, अगर नाजी से कमान ली जाए तो जज्बा भी पैदा किया जा सकता है। अली बिन सुफियान ने कहा, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नाजी जैसे सालार को सबकदूश नहीं करना चाहता था, बल्कि सुधार कर राहिक पर लाना चाहता था। वो इस जश्न में अपनी आंखों यही देखने आया था कि ये फौज इतलाकी के लिहाज से कैसी है। उसको नाजी के इस बात से भी मायूसी हुई थी कि नाजी के कमांडर और सिपाही शराब पीना चाहते हैं और नाच गाना भी होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस दरख्वास्त की मंजूरी सिर्फ इस वजह से दी थी कि वो देखना चाहता था कि ये फौज किस हद तक ऐश व इशरत में डूबा हुआ है। बहादुरी, शजात, शाहिसवारी, तेग जनी, तलवार जनी में तो ये फौज जंगी मयार पर पूरा उतरता था, लेकिन मगर खाने का वक्त आया तो ये फौज बदतमीजियों, बेलानुशों और हंगामा परवर लोगों का हुजूम बन गई। खाने का इंतजाम वसिया व अरीज मैदान में किया गया था और इनसे ज़रा दूर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और दीगर मेहमानून के खाने का इंतजाम किया गया था। सेनकड़ून सालिम देने और बिकरे ऊँटों की सालिम रायें और हजारून मर्ग रोस्ट किए गए थे। दीगर लवाजमात का कोई शुमार न था और सिपाहियों के सामने शराब के छोटे छोटे मुश्कीज़े और सराहियां रख दी गई थी। सिपाही खाने और शराब पर टूट पड़े और गटागट शराब चढ़ाने लगे और मार्का आराई होने लगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये मंजर देख रहा था और खामोश था। इसके चेहरे पर कोई तासर न था जो ये जाहिर करता कि वो क्या सोच रहा है। उसने नाजी से सिर्फ इतना कहा, 50,000 फौज में आपने ये आदमी किस तरह मुंतखब किए कि ये आपके बदतरीन सिपाही हैं? अमीर मिस्र, ये 2,000 अस्करी मेरे बेहतरीन सिपाही हैं। आपने उनके मज़ाहरे देखे, उनकी बहादुरी देखी है। मैदान जंग में जिस जानबाजी का मज़ाहिरा करेंगे वो आपकी हैरान कर देगी। आप उनकी बदतमीजी को न दिखें, ये आपके इशारे पर जाने कुर्बान कर देंगे। मैं उन्हें खुली छिटी दे दिया करता हूं कि मरने से पहले दुनिया के रंग वो बो का पूरा मजा होगा उठा लें। नाजी ने गुलामाना लहजे में कहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस इस्तिदलाल के जवाब में कुछ नहीं कहा। नाजी जब दूसरे मेहमानों की तरफ मुतवज्जा हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान से कहा, मैं जो देखना चाहता था वो देख लिया है। ये सूडानी शराब और हंगामा आराई के आदी है। तुम कहते हो इनमें जज्बे है, मैं देख रहा हूं इनमें किरदार भी नहीं है। इस फौज को अगर तुम लड़ने के लिए मैदान जंग में ले गए तो ये लड़ने की बजाय अपनी जान बचाने की फिक्र करेगी और माल गनीमत लौटेगी और मफतूह की औरतों के साथ वहशियाना सलूक करेगी। इसका इलाज ये है कि आपने जो फौज मिस्र के मुख्तलिफ खतों से भर्ती की है, इसको नाजी के 50,000 फौज में मुदगम कर लें। बड़े सिपाही अच्छे सिपाहियों के साथ मिलकर अपनी आदतें बदल दिया करते हैं, अली बिन सुफियान ने कहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुराया और कहा, तुम यकीना मेरे दिल का राज जानते हो। मेरा मंसूबा यही है जो मैं अभी तुम्हें भी बताना चाह रहा था। तुम इसका ज़िक्र किसी से नहीं करना। अली बिन सुफियान में यही वस्त थी कि वो दूसरे के दिल का राज जान लेता था और गैर मामूली तौर पर ज़हीन था। वो कुछ और कहने भी लगा था कि उनके सामने मुशगलें रोशन हवी। जमीन पर बेशकीमत कालीन बिछे हुए थे। शहनाई और सारंग का ऐसा मीठा नगमा अभरा कि मेहमानों पर सुनाटा छा गया। एक तरफ से नाचने वालियों की कितार नमूदार हवी लड़कियां ऐसे बारीक और नफीस लिबास में चली आ रही थी कि उनके जिस्मों का अंग अंग नजर आ रहा था। हर एक कालबास बारीक जगह सा था जो शानों सी टुकनों तक था। उनके बाल खोले हुए थे और इसी रेशम का हिस्सा नजर आ रहे थे जिसका उन्होंने लिबास पहना हुआ था। सहराई हल्की हल्की हो इसे और लड़कियों की के चाल से ये ढेला ढाला लिबास हुलता था तो यूं लगता था जैसे फूलदार पौधों की डालियां हवा में तैरती हुई आ रही हों। हर एक के लिबास का रंग जुदा था, हर एक की शक्ल व सूरत एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, लेकिन जिस जिस्म की जुलक में सारी एक ही जैसी थी। इनके मरमरे बाज व अरियां थे, वो चल रही थी लेकिन कदम उठते नजर नहीं रही थी। वो हवा की लहरों की मान थी।
वो नीम दायरे में होकर रहेगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ मुनकर कि तंजीम के लिए झुके सब के बाल सिरक कर शानों पर आगे साजंदों ने इन रेशमी बालों और जिस्मों के जादू में तिलसम पैदा कर दिया था। दो स्याह फाम दीव सीकल हबशी जिनके कमर के गर्द चीतों की काली थी, एक बड़ा सा टोकरा उठाए तेज तेज कदम चलते आए और टोकरा नीम दायरे के सामने रख दिया। साज पैरों के बीन की धन बजाने लगे। जनबशी मस्त सांडों की तरह फनकारते हुए गायब हुए। टोकरी में से एक बड़ी कली उठी और फूल की तरह खुल गई। इस फूल में से एक लड़की का चेहर नमूदार हुआ और फिर वो ऊपर को उठने लगी। यूं लगने लगा जैसे ये सिरह बादलों में एक चांद निकल रहा हूं। यह लड़की इस दुनिया की मालूम नहीं होती थी। इसकी मुस्कुराहट भी आरजी नहीं थी। इसके आंखों की चमक भी मिस्र की कैसी लड़की के आंखों की चमक सी लगती थी। और जब लड़की ने फूला की चौड़ी पत्तियों में से बाहर कदम रखा तो इसके जिस्म की लचक ने तमाशियों को मसहूर कर दिया। अली बिन सफियान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखा। इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसके कानों में कहा, अली, मुझे तवक्का थी कि ये इतनी खूबसूरत होगी। नाजी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर कहा, अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो, इस लड़की का नाम जुकुई है। उसे मैंने आपकी खातिर इस्कंदरिया से बुलवाया है। ये पेशा वर रक्सा नहीं, ये तवायफ भी नहीं। उसको रक़स से प्यारे शौकिया नाचती है कि महफिल में भी जाती मैं इसके बाप को जानता हूं, साहिल पर मछलियों का कारोबार करता है। ये लड़की आपकी अकीदतमंद है, आपको पैगंबर मानती है। मैं इत्तिफाक से इसके घर उसके बाप से मिलने गया तो इस लड़की ने इस्तिदा की कि सुना है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर मिस्र बनकर आए हैं, अल्लाह के नाम पर मुझे उससे मिलवा दो। मेरे पास अपनी जान और रक्स के सिवा कुछ भी नहीं जो मैं उस अजीम हस्ती के पांव में पेश कर सकूं। काबिल सद एहतिराम अमीर, मैंने आपसे रक्स और नाच की इजाजत इसलिए मांगी थी कि मैं इस लड़की को आपके हुजूर पेश करना चाहता था। क्या आपने उसे बताया था कि मैं किसी लड़की को रक्स या अरियानी की हालत में अपने सामने नहीं देख सकता? ये लड़कियां जिसे आप मलबूस लाए थे बिल्कुल नंगी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, आली मकाम मैंने बताया था कि अमीर मिस्र रक़स को नापसंद करते थे, लेकिन ये कहती थी कि अमीर मिस्र मेरा रक़स पसंद करेंगे क्योंकि उसमें गुनाह की दावत नहीं, ये एक बास्मत लड़की का रक़स होगा। मैं अय्यूबी के हुजूर अपना जिस्म नहीं, अपना रक़स पेश करूंगी। अगर मैं मर्द होती तो सुल्तान की जान की हिफाजत के लिए मुहाफिज दस्ते में शाम हो जाती। नाजी ने खिसियाना होकर कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? उस लड़की को अपने पास बुलाकर हराज तहसीन पेश करो कि तुम हजारों लोगों के सामने अपना जिस्म नंगा कर कि बहुत अच्छा नाचती हूं। उसे उस पर शाबाश दो कि तुमने मर्दों के जिनसी जज्बात भड़काने में खूब महारत हासिल की है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा, नहीं अमीर मिस्र, में उसे इस वोदे पर यहां लाया हूं कि आपसे शरफ बाजियाबी बख्शेंगे। ये बड़ी दूर से इसी उम्मीद पर आए हैं, जुराद लीजिए उसे। इसकी रक्स में पेशा वारना तासर नहीं, खुद सपरदगी है। देखिए वो आपको किसी नजरों से देख रही है। बेशक इबादत सिर्फ अल्लाह की जाती है, लेकिन ये रक्स की इदाओं से, अकीदत से आपकी इबादत कर रही है। आप उसे अपने खीमे में अंदर आने की इजाजत दें, थोड़ी सी देर के लिए। उसे मुस्तकबल की वो मां समझे जिसकी कोख से इस्लाम के जानबाज पैदा होंगे। ये अपने बच्चों को फख्र से बताया करेगी कि मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से तन्हाई में बातें करने का शरफ हासिल किया था। नाजी ने निहायत पर असर और खुशामदी लहजे में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से मनवा लिया कि ये लड़की जिसे नाजी ने एक बर्दा फरूश से खरीदा था, शरीफ बाप की बाइस्मत बेटी से। नाजी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहलवा लिया कि अच्छे से मेरे खेमे में भेज देना। जुकुई नहायत आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को बल देती और बार बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। बाकी लड़कियां ततलियों की तरह जिसे इसके आसपास उड़ रही थी। ये अच्छल को दवाला रक्स नहीं था। मुशगलों की रोशनी में कभी तो यूं लगता था जैसे हल्के नीले शफाफ पानी में जल पर यहां तैर रही हो चांदनी का अपना एक तासिर था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुताबिक कोई भी बता सकता था कि वो बैठकर क्या सोच रहा था। नाजी के सिपाही जो शराब पीकर हंगामा कर रहे थे वो भी जैसे मर गए थे। जमीन और आसमान पर वजद तारी थाना जी अपनी कामयाबी पर बहुत मसरूर था और
रात गुजरती जा रही थी। निस्फ शब के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने खेमे में दाखिल हुआ जो नाजी ने नस्ब किया था। अंदर उसने कालीन बिछा दिए थे। पलंग पर चीते की काल की मानंद पलंग पोश था। फानूस जो रखवाया था इसकी हल्की नीली रोशनी मिस्र की शफ़ाफ चांदनी की मानंद थी और अंदर की फ़ज़ा इत्र भी थी जैसे कि अंदर रेशमी पर्दे आवीज़ां थे। नाजी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ खीमे में अंदर गया और कहा, इसे ज़रा सी देर के लिए भेज दो, मैं वादा खिलाफी से भट डरता हूं, भेज दो सुल्तान। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा और नाजी हिरण की तरह चौकड़ियां भरता खीमे से बाहर गया। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुहाफिजों ने एक रिकासा को उसके खीमे की तरफ आते देखा। खीमे की हर तरफ मुशगल में रोशन थी। रोशनी का ये इंतजाम अली बिन सुफियान ने कराया था कि रात के वक्त मुहाफिज गिरो पेश में अच्छी तरह से देख सके। रिकासा करीब आए तो उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसे रक्स में देखा था। ये वही लड़की थी जो टू करे में से निकली थी। वो जकवी थी, वो रक्स में लिबास में थी। ये लिबास तो वह शक्न था। मुहाफिजों के कमांडरों ने उसे रोक लिया। कोई ने बताया कि उसे अमीर मिस्र ने बुलवाया है। कमांडर ने उसे बताया कि यह इन अमीरों में से नहीं, कि ये तुम जैसी फाहिश लड़कियों के साथ रातें गुजारे। आप इनसे पूछ लें, मैं बन बलाए आने की जरात नहीं कर सकती। उनका बुला वो हत्म को किसने दिया? कमांडर ने पूछा। सालार नाजी ने कहा कि मुझे अमीर मिस्र बुला रहे हैं। आप कहते हूं तो मैं चली जाती हूं। अमीर तो ने जवाब तलबी की तो तुम खुद भगत लेना। जकवी ने कहा, कमांडर सूझ भी नहीं सकता था कि अमीर मिस्र ने एक रकासा को अपने खेमे में बुलवाया है। वो अय्यूबी के किरदार से वाकिफ था। वो इसके इस हुक्म से भी वाकिफ था कि अछने गाने वालियों से ताल्लुक रखने वाले को 100 दरे भी मार जाएंगे। कमांडर शिश वो पंज में पड़ गया। सोच सोच कर उसने हिम्मत की और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे में अंदर चला गया। अय्यूबी अंदर टहल रहा था। कमांडर ने डरते डरते कहा, बाहर एक रुकासा खड़ी है, कहती है कि हुजूर ने उसे बुलवाया है, उसे अंदर भेज दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। कमांडर बाहर निकला और जकवी को अंदर भेज दिया। मुहाफिजों को तवक्को थी कि उनका अमीर और सालार इस लड़की को बाहर निकाल लिए। गावा सब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्जदार आवाज सुनने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वारात गुजरती जा रही थी। अंदर से धीमी धीमी बातों की आवाज आ रही थी। मुहाफिज दस्ते का कमांड रब्बे करारी के अंदाज में टहल रहा तो एक सिपाही ने कहा, क्या ये हुक्म सिर्फ हमारे लिए है? हाल हुक्म सिर्फ मातहतों और कानून सिर्फ राया के लिए होता है। कमांडर ने कहा, अमीर मिस्र को दरे भी लगाए जा सकते। बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शराब भी पीता होगा। हम पर छोटी पारसाई का रोब जमाया जाता है। कमांडर ने कहा, इनकी निगाहों में सलाहुद्दीन का जो बत था वो टूट गया था। इस बत में से एक अरबी शहजादा निकला जो अय्याश था। पारसाई के पर्दे में गुनाह का मुर्तकब हो रहा था। नाजी बहुत खुश था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खुशनुदी के लिए इसने शराब सूंघी भी नहीं थी। वह अपने जैसे में बैठा मुसरत से झूम रहा था। इसके सामने उसका नायब सालार और रोश बैठा हुआ था। उसे गए बहुत वक्त हो गया है। मालूम होता है हमारा तीर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल में उतर गया है। उर्वश ने कहा, हमारा तीर खुदा कब गया था? अगर हत्ता जाता भी तो अब तक हमारे आ जाता। नाजी से कहका लगाकर कहा, तुम ठीक कहते हो। ज़कोई इंसान के रूप में एक तलसम से मालूम होता है ये लड़की शेषन के साथ रहे, वरना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जेसाबत कभी नहीं टोर सकती। ओरविश ने कहा, मैंने उसे जो सबक दिए थे वो मशीन के कभी धम वो गुमान में भी न आए होगे। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हल्क से शराब उतरानी बिरगी है। नाजी ने कहा। नाजी को बाहर आहट सुनाई दी। नाजी ने दौर से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जैसे की तरफ देखा। पर्दे गरे हुए थे और सिपाही खड़े थे। उसने अंदर जाकर और रोश से कहा, अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरी ज़कोई ने बत तोड़ डाला है। रात का आखिरी पहर था जब ज़कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खीमे से बाहर निकली। नाजी के खीमे में जाने के बजाय वो दूसरी तरफ चली गई। रास्ते में एक आदमी खड़ा था जो सिर से पांव तक एक ही लिबादे में छिपा हुआ था। इसने धीमी सी आवाज में ज़कोई को पुकारा। वो इस आदमी के पास चली गई। वो इसको खेमे में लिए गया। बहुत देर बाद वो इस खेमे से निकली
और नाजी के खीमे का रख किया। नाजी इस वक्त तक जाग रहा था।